नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जो कि आपके हिंदी के प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है पहला, आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? ऑप्शन ए शरदचंद, बी राहुल संकृत्यायन, सी हेमचंद्र, डी रमणिका गुप्ता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शरदचंद। दूसरा प्रश्न है, अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है भौतिक सुख शांति को त्याग कर मानसिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करें। दूसरा ऑप्शन है भौतिक सुख के साथ साथ मानसिक सुख पर ध्यान देने केंद्रित करें। तीसरा है केवल मानसिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करें। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भौतिक सुख शांति को त्याग कर मानसिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, इसका आशय यह है कि मनुष्य भौतिक सुख साधनों की समृद्धि से दुख प्राप्त होने की कल्पना को त्याग कर मानसिक सुख शांति को प्राप्त करने का प्रयास करे, नवीकरण द्वारा भौतिक वृत्तियों पर विजय प्राप्त करे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 8। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वह 4 भागों में प्रकाशित है। अब थोड़ा सा हम इस प्रश्न पर व्याख्या भी करना चाहेंगे कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में बांटी गई है और ये हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है वो 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो साथ साथ हमें लेखक के बारे में भी जानना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा ने मोर गिलहरी के छोटे बच्चे हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? ऑप्शन ए पथ के साथी, ऑप्शन बी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन सी मेरा जीवन, ऑप्शन डी समाज के साथी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरा परिवार। मेरा परिवार एक संस्मरण संग्रह है जिसके रचयिता महादेवी वर्मा ने इन्होंने इसमें अपने पालतू पशुओं का संस्मरण लिखे हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, लोग माटी की मूर्त बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त माटी की मूर्ति 1946 में प्रकाशित हुई। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र का संकलन है जिसमें 12 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हम जब प्रश्न को देखें तो उसे समझें। यहाँ पर देखिए, माटी की मूर्त प्रश्न को देखते आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि लोग माटी की मूर्त बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वह मैथिली शरण गुप्त का है। और माटी की मूर्त रचना किसकी है आप लोग जानते ही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है सरस्वती, ऑप्शन दूसरा हंस, ऑप्शन तीसरा कादम्बिनी और चौथा ऑप्शन है रूपाभ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूपाभ। रूपाभ यह रिपोर्टाज शब्द है फ्रांसीसी का
और रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहनेवर्ग को स्वीकार किया गया। गद्य विद्या के रूप में इनका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ और हिंदी में इसके जनक शिवदान सिंह चौहान है, जिनका रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखाचित्र संग्रह नहीं है? तो यहाँ एक राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित एक और प्रश्न भी आ गया है। देखिए, ऑप्शन है मील के पत्थर, रेखाएं, बोल उठी, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। तो हमें सबसे पहले प्रश्न में ये ध्यान देना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र संग्रह नहीं है, तो हमें नहीं पर ध्यान देना है। तो कौन सा इसमें रचना है जो बेनीपुरी जी की नहीं है? ऑप्शन बी, रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है और उनके प्रमुख रेखा चित्र यह है। अब हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के प्रमुख रेखा चित्र यानी जितने भी महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं उन रेखा चित्रों पर हम चर्चा कर लेंगे। आइए देखते हैं। रेखा चित्र में पतितों के देश में, चिंता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो, मील के पत्थर आदि ये सभी रचनाएं रेखा चित्र जो है वह राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, माटी की मूर्त की विधा है। ऑप्शन है कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माटी की मूर्त रेखा चित्र की विधा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। इसमें 12 रेखा चित्र का संकलन किया गया है। इसे भी नोट्स के रूप में आप जरूर बनाते चले। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, किस युग में हिंदी में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ? ऑप्शन है द्विवेदी युग, ऑप्शन दूसरा भारतेंदु युग, ऑप्शन तीसरा प्रेमचंद्र युग और ऑप्शन चौथा है प्रसाद युग। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु युग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस प्रश्न पे चर्चा करना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य में अन्य गद्य विधाओं की भांति भारतेंदु युग से यात्रा साहित्य का आरंभ हुआ। तो दोस्तों, यात्रा साहित्य का आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग से, यानी इन्होंने ही सबसे पहले यात्रा वृतांत को लिखा है। उनके संपादक में निकलने वाली पत्रिकाओं में, भारतेंदु के संपादक में निकलने वाली पत्रिकाओं का नाम है, जिन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है, हरिद्वार, लखनऊ, जबलपुर, सरयू पार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा और जनकपुर की यात्रा आदि इनका जो है यात्रा साहित्य प्रकाशित हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है, राहुल संकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म भेष में की थी? ऑप्शन है भिखारी, महापंडित, बंजारन, आचार्य। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिखारी। राहुल संकृत्यायन जी ने अपनी तिब्बत यात्रा भिखारी के भेष में की थी। राहुल संकृत्यायन के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कर रही है और घुमक्कर उनके लिए वृत्ति नहीं बल्कि धर्म था। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल संकृत्यायन एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वन्वेषी, युग परिवर्तनकार और साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा मेरी तिब्बत यात्रा में अपने किस स्वभाव की चर्चा की है? ऑप्शन है अपने विद्रोही स्वभाव का, अपने यायावरी वृत्ति का, अपने विद्या व्यसन का। इसका कूट में उत्तर आपको चुनना है कि कूट कौन सा सही है। तो इन 3 ऑप्शनों में से कोई है
जिसमें से 2 कूट सही है। तो 2 कूट सही है वह है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद्र घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन पहला है आत्मकथा, यात्रा वृतांत, कहानी, जीवनी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जीवनी। यह शिवरानी देवी के द्वारा रचित प्रेमचंद्र घर में है गद्य साहित्य के किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी की रचना है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी और इन्होंने प्रेमचंद्र घर में है नाम से इनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को इन्होंने उजागर किया जिससे लोग हमेशा अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ यानी जिससे लोग नहीं जानते थे जिन चीज़ों को, उसमें शिवरानी देवी चूंकि प्रेमचंद्र की पत्नी थी तो ऐसे हिस्से को, ऐसे पहलुओं को उन्होंने इस जीवनी में उजागर किया कि जिससे लोग नहीं जानते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रमणिका गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए चित्रकार, बी पर्यावरणविद, सी साहित्यकार, डी सरोद वादक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साहित्यकार। रमणिका गुप्ता यह साहित्यकार थी और इनका 26 मार्च 2019 को हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रमणिका गुप्ता का निधन हो गया। तो इनका निधन 26 मार्च 2019 को हुआ था और जब इनका निधन हुआ तो ये 89 वर्ष की थी। वह साहित्य, समाज सेवी और राजनीतिक कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी और वह सामाजिक सरोकारों की पत्रिका युद्धरत आम आदमी की संपादक भी थी। तो इनकी एक पत्रिका थी युद्धरत आम आदमी जिसके ये संपादक भी रही है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे रमणिका गुप्ता आप हुदरी इनकी आत्मकथा है, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनका उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास है सीता मौसी और कहानी संग्रह है बहू जुठाई। और इन्होंने अपनी इन रचनाओं में बहुत ही लोकप्रियता हासिल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी रश्मिरथी, ऑप्शन डी धूप छांव। ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुचर्चित पुस्तक है जिसके लिए उन्होंने 1956 में साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। और इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत की सांस्कृतिक को 4 भागों में बांटकर इसे लिखने का इन्होंने प्रयत्न किया है। तो इस पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर ने भारत की संस्कृति को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रेमचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? ऑप्शन है कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, लमही के लाल, दुर्दांत योद्धा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलम के सिपाही। कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है जिसके लिए उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमृत राय यह प्रेमचंद्र के पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी काका कालेलकर। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महात्मा गांधी।
सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की ये आत्मकथा है और इस आत्मकथा महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हम सबको अपने आप को आंकने, मापने और विकारों से दूर कर सत्य पर डटे रहने की प्रेरणा यह आत्मकथा देता है। तो हम जब इस आत्मकथा को पढ़ते हैं तो अपने को आंकने और विकारों से दूर होने की प्रेरणा ये आत्मकथा हमें देती है। तो हमें इस आत्मकथा को दोस्तों जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हिंदी साहित्य के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं और साहित्य को जान रहे हैं, साहित्य से संबंधित आपका विषय है और उसी में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन्हें जरूर ही पढ़नी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो यहाँ संस्मरण की बात है कि किस पुस्तक में लिखे हैं। क्या पथ के साथी में इन्होंने लिखा है, अतीत के चलचित्र में, राही में या जीवन साथी में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण पथ के साथी में लिखा है। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरणों का संग्रह है जिसमें इन्होंने अपने समकालीन रचनाओं का चित्रण किया है। जिस सम्मान और आत्मीयतापूर्ण ढंग से इन्होंने इस साहित्यकारों का जीवन दर्शन और स्वभावगत महानत को स्थापित किया है वह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जीवनी। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज के जीवन दर्शन पर आधारित यह जीवनी है। तो यह किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो पंडित गोपीनाथ कविराज के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, जब भी हम प्रश्न को देखते हैं तो एक प्रश्न के साथ न जाने कितने प्रश्न बन जाते हैं और उन पे हमें ध्यान भी देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप किसी एक प्रश्न को देख रहे हैं तो उस प्रश्न को कई तरीके से आपको देखने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इसी प्रश्न को देखें तो मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? तो यह इस प्रश्न में आपने देख लिया कि यह जीवनी है, लेकिन अगर यही पूछा जाए कि यह किसकी जीवनी है तो आपको अभी जो मैं उत्तर दी उस अनुसार से आपको याद रखना चाहिए। और जब भी आप चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें या हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखें, कुछ भी देखें तो नोट्स जरूर बनाते चले, ये आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है कि किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र करना, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीवनी, रेखा चित्र, एकांकी, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी सही उत्तर तक पहुंचने की जरूर कोशिश करते रहें। आप समझ ही गए होंगे, सही उत्तर हो जाएगा जीवनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, बेनीपुरी जी के अनुसार राक्षसता क्या है? राक्षसता क्या है बेनीपुरी जी के अनुसार? ऑप्शन है दूषित मानसिक वाले लोग। ऑप्शन है दूसरे की बहू बेटी पर गलत नजर रखने वाले लोग। तीसरा ऑप्शन गरीबों का शोषण करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राक्षस सत्ता से लेखक का अभिप्राय उन दूषित मानसिक प्रवृत्ति वाले लोगों से है जो दूसरे की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं और उनके जो खाने योग्य पदार्थ है उनका वो
सेवन करते हैं और संपन्न होते हुए भी अधिक पाने की वे लालसा रखते हैं। ऐसे लोगों को बेनीपुरी जी ने राक्षस सता कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, जीवनी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है ए, यह जीवन में घटित घटनाओं का चित्रण होता है। ऑप्शन बी, यह काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होती है। ऑप्शन सी, यह वीर गाथा पर आधारित होती है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह जीवनी में घटित घटनाओं का चित्रण होता है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और सौंदर्यात्मकता के साथ चित्रण होता है। इसमें व्यक्ति, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है। जीवन में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रमाणित के साथ प्रस्तुत करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, पथ के साथी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और दोस्तों, पथ के साथी से आपको इनकी लेखिका का नाम याद आ ही रहा होगा, महादेवी वर्मा इनकी इसकी लेखिका है, महादेवी वर्मा। और इनका यह संस्मरण है जिसका प्रकाशन सन 1956 में हुआ था। और इस रचना में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया है। तो साथ साथ यह भी आपको जानना चाहिए कि पथ के साथी में अपने समकालीन साहित्यकारों को महादेवी वर्मा जी ने वर्णन किया है, जो अपनी विधा की बेजोड़ साहित्य कृति है। यानी पथ के साथी इनकी जो रचना है वो बहुत ही बेजोड़ साहित्य है। और पथ के साथी क्या है? संस्मरण। तो जितने भी संस्मरण है उसमें पथ के साथी जो है इनकी बेजोड़ कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने किन साहित्यकारों का वर्णन किए हैं? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पथ के साथी महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण है और इसमें महादेवी वर्मा अपने समकालीन लेखकों के वर्णन किए हैं, जिसमें इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, निराला और सियाराम शरण गुप्त का वर्णन किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा ने जयशंकर प्रसाद की तुलना किससे की है? ऑप्शन है देवदार वृक्ष से, विद्यापति से, कबीर से, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदार के वृक्ष से। महादेवी वर्मा ने जयशंकर प्रसाद की तुलना एक देवदार के वृक्ष से की है। हिमालय की गर्वीली चोटी के समान ऊंचा यह होता है और बड़े बड़े आंधी तूफान में भी यह अडिग रहता है और यह इसके जड़ को कोई हिला नहीं सकता है। इसीलिए महादेवी वर्मा ने जयशंकर प्रसाद की तुलना देवदार के वृक्ष से की है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला देखिए, थोड़ा सा लंबा है, पढ़ते हैं। एक व्यापक विकृति के समय निर्जीव संस्कारों के बोझ से जड़ीभूत वर्ग में मेरा जन्म हुआ, परंतु एक और आस्तिक और साधनपुत भावुक माता, दूसरी ओर सब प्रकार की सांप्रदायिकता से दूर दार्शनिक और कर्मठ पिता ने अपने संस्कार देकर मेरे जीवन को एक जैसा किया। उसमें भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक दार्शनिकता और आस्था अस्तिकता एक सक्रिय चेतना पर ही स्थित हो सकती थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो यह कथन जो है वह महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है और हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ लेखिकाओं में से इनको माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा ने किनका उल्लेख किया है? ऑप्शन है
ग्रामीण समस्या का, अगला ऑप्शन सती प्रथा का, मारवाड़ी सेठ की विधवा बहू का, इनमें से कोई नहीं। तो अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा ने मारवाड़ी सेठ की विधवा पतोहू विमाता के अत्याचार का शिकार विंदा, जो कि गुरु भक्त घीसा, केशव माँ की सती पुत्री तथा लक्ष्मण आदि सभी पात्र समाज के पीड़ित व्यक्ति है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो सभी के सभी पात्र समाज से पीड़ित हैं, जिसकी करुण कथाओं को महादेवी वर्मा ने उकारा है अतीत के चलचित्र में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा परिवार संग्रह में महादेवी वर्मा ने किसका जिक्र किया है? ऑप्शन है नीलकंठ, गिल्लू, दुर्मुख, उपरोक्त सभी। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा का 1971 ईस्वी में का यह संस्मरण है, प्रकाशित संस्मरण है, और इस संस्मरण के चौथे संग्रह का नाम, इनमें महादेवी जी ने अपने परिवार के अभिन्न अंग बने कुछ पशु पक्षियों के रेखा चित्र उभारे हैं। इसमें नीलकंठ जो है वह मोर है, और गिल्लू है गिलहरी, सोना हिरन का नाम है। कई बार इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा परिवार में सोना कौन है, तो क्या यह गाय है या गिलहरी है? तो आपको सही उत्तर जानना चाहिए, तभी सही उत्तर तक पहुंचेंगे। गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरन है, और दुर्मुख जो है यह खरगोश है। गौरा गाय का नाम है, नीलू कुत्ते हैं, और निक्की जो है वह नेवले का नाम निक्की है। रोजी जो है वो कुतिया है, कुतिया का नाम रोजी है, तथा रानी घोरी का नाम रानी है। और इस प्रकार से महादेवी वर्मा का ये जो रेखा चित्र है मेरा परिवार, जिसमें 7 रेखा चित्र है। तो यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि 7 रेखा चित्र है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, महादेवी की गद्य कृतियां किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि महादेवी वर्मा की गद्य कृतियां जो है वह ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, साहित्य शिखर निबंध किसका है? साहित्य शिखर निबंध ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो साहित्य शिखर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, जिसकी रचना उन्होंने 1930 ईस्वी में की थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, महादेवी वर्मा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाएं में उत्कृष्ट गद्य शैली का निर्देशन प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है चित्र को रंगीन बनाने में वे अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है वह कूट में आपको देना है। इन प्रश्नों में से क्या एक सही है कि 2 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो ऑप्शन सही जो हो जाएगा वह महादेवी वर्मा की से संबंधित कौन सा कथन इसमें से जो है वह सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी ए और बी, कौन सा कथन सत्य है? नहीं पूछ रहा है, सत्य। तो इसमें से महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाएं में उत्कृष्ट गद्य शैली का निर्देशन प्रस्तुत किया है, और चित्र को ये रंगीन बनाने में अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का भी उपयोग करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और हमारे चैनल पर आप बने रहें, ताकि यहाँ पर आपकी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तरह तरह की तैयारियां कराई जाती हैं, जिसमें से अभी हम लोग इस चैनल पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ अब हम प्रश्न और उत्तर जो कि
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है, उसको भी हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके हिंदी साहित्य के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।